जय हिंद प्यारे भाई। कैसे हो आप सभी लोग बताओ। बढ़िया ही हो गए है ना। चलिए बढ़िया हो। क्या ही फ़र्क पड़ता है, पढ़ना तो पड़ेगा जी हैं। फिर से देखिए 10 क्वेश्चन की सीरीज आप लोग के सामने आ चुकी है, ठीक है। और ये लगातार 10-10 क्वेश्चन अब डेली डेली आएंगे। 10 क्वेश्चन सभी लोग अटेम्प्ट करेंगे। ये 10 क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, है ना। टफ टफ तो नहीं कह सकते ना, मतलब जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे क्वेश्चन है। टफ ऑफ मैथ में कुछ नहीं होता, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, बाकी ऐसा कोई दिमाग में मत बनाइएगा कि टफ है या इजी है, ठीक है दोस्त। चलिए हम लोग सीधा सीधा सवाल करते हैं, समय नहीं गवाते हैं। और सभी लोग जो है इसको अटेम्प्ट करेंगे अच्छे से, शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखो, ठीक है। देखिए समझाने में थोड़ा टाइम लग सकता है मेरे भाई, लेकिन जो मैं चीज़ें समझाऊँ उनको आप लोग अपनी कॉपी में लिख लो, ठीक है, जिससे वो बार बार आपको मदद करेंगी, है ना। तो थोड़ा समझाने में टाइम लूँगा, लेकिन सवाल को बहुत जल्दी निपटवाऊँगा, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। एक समचतुर्भुज का बड़ा विकर्ण इसके छोटे विकर्ण का 150% है। इसका क्षेत्रफल 432 है। समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई बताओ। चलो दोस्तों, सबसे पहले समचतुर्भुज के बारे में तो हम लोग को पता होना चाहिए कि नहीं, तो समचतुर्भुज के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करता हूँ दोस्तों। चलिए समचतुर्भुज क्या होता है, देखिए एक ऐसा चतुर्भुज दोस्तों, हम्म एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों साइड जो है क्या है, बराबर हो। इसकी चारों साइड्स क्या हो, बराबर हो, वो समचतुर्भुज कहलाता है। लेकिन इसके एंगल जो है 90 डिग्री नहीं होने चाहिए। अगर एंगल 90 डिग्री हो गए तो फिर वो स्क्वायर वर्ग हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए ये आमने सामने की ये जो इसको विपरीत भुजाएं या फिर हम लोग अपोजिट साइड्स कहते हैं, ये पैरेलल होती हैं, यानी ये इसके पैरेलल हो जाएगी दोस्तों, ये इसके पैरेलल हो जाएगी। इसके बारे में एक बात और है कि जो इसके विकर्ण है वो बराबर नहीं होते, है ना। विकर्ण इसके बराबर नहीं होते, और जो ये विकर्ण है ये हमेशा आपस में बाइसेक्ट करते हैं। अगर ये इसकी लंबाई मान लीजिए 50 है तो ये 25-25 आधा हो जाएगा, और इसके जो विकर्ण हैं वो हमेशा 90 डिग्री पे काटते हैं। मतलब यहाँ छोटे छोटे ये चार ठोर, ये चार चार छोटे छोटे क्या बनते हैं, राइट एंगल बन जाते हैं मेरे दोस्त। तो ये 4-5 बातें आप लोग रोम्बस के बारे में याद रखिए, ठीक है ना। रोम्बस, रोम्बस को ही समचतुर्भुज कहते हैं। इस बातों को आप लोग नोट करिए, क्योंकि जब तक आपको रोम्बस के बारे में बातें पता नहीं होंगी तब तक आप सवाल को नहीं लगा सकते मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमको क्षेत्रफल दिया है, भुजा ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्षेत्रफल होता क्या है, तो अगर क्षेत्रफल निकालना है 1/2 इंटू D1 इंटू D2 दोस्तों, यानी डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। हट जा। हम्म, ये क्षेत्र आप लोग फार्मूला याद रखेंगे, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल दोस्त। चलिए एक इधर भी हम लोग एक जो है बना लेते हैं फटाक से यार, थोड़ा सा ठीक है। विकर्ण भी खींच लेते हैं फटाफट। अब दोस्त देखिए, अगर क्या कह रहा है, हाँ छोटे विकर्ण में 150, एक मान लीजिए b बराबर c इंटू 150%। बड़ा विकर्ण छोटे का 150% है, तो बड़ा विकर्ण छोटे का 150% हमने कर दिया, ठीक है। b से बड़ा c से छोटा है, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए। तो b/c बराबर कितना हमारा आ जाएगा, 3/2। इसको बच्चों देखो रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, या फिर इसके साथ हम लोग कोई वेरिएबल मान लेते हैं। तो मैंने मान लिया कि बड़ा बराबर 3x, छोटा बराबर 2x, ठीक है मेरे प्यारे भाई। सीधा सीधा इस फार्मूले में हम लोग वैल्यू रखेंगे। क्या क्षेत्रफल कितना है, 1/2, 1/2 इंटू 2 है भाई, है ना। 3x इंटू 2x, क्षेत्रफल कितना दे कितना रखा है हमारा 432। फटाफट सॉल्व करेंगे, 2 से ये हमारा 2 कट जाएगा, है ना। फिर 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 चौको 12, यानी यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर 144 आ जाएगा। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 12, माइनस लेंगे नहीं तो प्लस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, यानी एक्स की वैल्यू 12 आ गई। यानी यहाँ का 12 12 36, यानी बड़ा 36 है, और ये 12 दूना 24, यानी बड़ा विकर्ण 36 है, छोटा विकर्ण 24। अगर विकर्णों की लंबाई पूछती तो फटाक से आप लोग विकर्ण की लंबाई बता देते हैं मेरे दोस्त। चलिए देखिए, अगर एक इसमें मान लीजिए कोई ये, अगर ये वाला जिसके ऊपर मैं एरो दिखा रहा हूँ, ये मान लीजिए 36 है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 18। बताइए प्यारे भाई, ये 18। अगर ये वाला देखिए ये 24 है, तो ये इधर कितना हो जाएगा 12, ठीक है ना। और ये हमेशा क्या बनाते हैं, राइट एंगल बनाते हैं। तो बताओ इसकी हम साइड निकाल सकते नहीं। अब देखिए ये राइट एंगल त्रिभुज बन गए कि नहीं। राइट एंगल त्रिभुज का हमको ये दिस इज द हाइपोटेनस, बिकॉज हाइपोटेनस के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, सॉरी राइट एंगल के सामने की भुजा को क्या कहते हैं हम लोग, हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस निकालना है तो सबसे पहले हाइपोटेनस तरीका, तो आप एक तरीका ये भी है कि 18 के स्क्वायर करो, 12 के स्क्वायर करो, दोनों को जोड़ के अंडर रूट लो। बट ऐसा नहीं करना है भाई, 18 और 16 में फटाफट रेशियो ले लो, 18 और 16 तो कितना आ रहा है, सॉरी सॉरी नहीं, 12 है, 12 है, 12 है, 6
दूनी 12, 6 3 18। अब देखो 6 तो काट लिया है ना, तो 6 को बाहर रखेंगे, बाकी बाकी पर हम लोग क्या लगाएंगे फार्मूला। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13, तो 6 अंडर रूट 13। तो इसकी साइड मेरे दोस्तों क्या होगा, 6 अंडर रूट 13। कौन सा ऑप्शन है भैया, है ना, तीसरा ऑप्शन सही है। बताओ दोस्तों समझ में आया कि नहीं समझ आया। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई उनको आप लोग नोट करके रखें। चलिए दूसरा सवाल करते हैं मेरे दोस्त। चलो आ जाओ। देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 83x³ माइनस 1/x³। मेरे प्यारे भाई देखो, इस तरीके के सवाल अलजेब्रा में बहुत ज़्यादा भर भर के सवाल आते हैं। देखो जैसे ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 83। ये जो वैल्यू हमेशा जब भी दिया होगा, ये किसी न किसी परफेक्ट स्क्वायर के आसपास दिया होगा। जैसे 83 किसके परफेक्ट स्क्वायर के पास है, 81 के। तो अगर मैं इसमें से 2 घटा दूँ मेरे प्यारे भाई, अगर इसमें से मैं 2 घटा दूँ, देखो इसको मैं करने का आपको पूरा तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना, बाकी ये बहुत ईजिली हो जाता है। देखो मैं इसको बना के मैं पूरा आपको सिखाना चाहता हूँ। जैसे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² है, अगर मैंने 2 घटाया इधर भी तो 2 इधर भी घटाना पड़ेगा, तो इधर 81 बचा कि नहीं बचा। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, इसको लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बच्चे कहेंगे बिल्कुल ऑफकोर्स भैया लिखो, फटाफट लिखो, ठीक है ना। ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला है कि नहीं। तो एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर होगा कितना, 81। एक्स माइनस 1/x बराबर कितना, प्लस माइनस का कितना आ जाएगा 9, है ना। तो हम लोग ये 9 लेके चलेंगे मेरे दोस्त, ठीक है ना, क्योंकि सारी वैल्यू इधर पॉजिटिव में दे रखी है। अब देखो मेरे भाई x³ माइनस 1/x, देखो एक चीज़ आप लोग याद रखो, जैसे कभी भी दिया है x³ माइनस 1/x³ हमको निकालना है, और x माइनस 1/x दिया है, तो फार्मूला याद रखो x³ माइनस 1/x³ k³ प्लस 3k। ये फार्मूला सब लोग दिमाग में अपने बैठा लो, k³ प्लस 3k। ये कैसे आता है भाई, ये भी बिल्कुल इसका जब क्यूब करोगे, इसका क्यूब करोगे दोनों पक्षों में निकाल के, इस भाई इनका क्यूब कर लेना, उसके बाद यही सीधा फार्मूला आता है, ठीक है ना मेरे दोस्त। इतना तो आप लोग कर सकते हैं। तो सीधा सीधा देखो x माइनस 1/x बराबर 9, इसको k समझो, सीधा सीधा ये निकालना, तुमको फार्मूला क्या रखना पड़ेगा, k³ यानी 9 का क्यूब प्लस 3 इंटू 9। 9 का क्यूब कितना होता है 729, 729, 9 त्रिक 27, जोड़ो 9 7 कितना आएगा, 16 86 लगा, 1 2 दी 4 1 5, 756 है क्या कहीं, जी हाँ भैया है, ठीक है मेरे प्यारा भाई, हो गया। देखो इस तरीके के सवाल, जैसे मैं एक सवाल क्रिएट करना चाहूँ, है ना दोस्त, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² तुमको दे दूँ कि चलो भैया बताओ 23 है, तो x³ प्लस 1/x³ का फटाक से आंसर निकाल के बताइए सब लोग फटाफट, है ना, कैसे आई, है ना। बताए भी दे रहे, इधर +2 कर देना, उधर भी +2 कर देना, x प्लस 1 निकाल देना, फिर इसके लिए फार्मूला k³ माइनस 3 के होती है, फटाक से निकाल के हमका बताओ। चलो आगे चलो, तीसरा सवाल, जल्दी जल्दी भी तो करना है दोस्त। 2430 रुपये की धनराशि को ए बी सी के बीच में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि इनके हिस्से में 5 रुपया 10 रुपया 15 रुपये कम कर दिए जाए तो शेष धनराशि इतने के अनुपात में हो जाएगी, तो बी का हिस्सा बता दो भाई। देखो भाई मान लो आपके पास 2430 रुपये रहे, 24 से 30 रुपये रहे, आप लोग बांट लियो, ठीक है ना, ए बी सी 3 लोग में बांट दिए गए, अभी नहीं पता है कितना कितना बांटे गए, लेकिन अगर उनमें से मान लीजिए ए बी और सी में बांटे गए, अभी हमको पता नहीं, अभी हमको बिल्कुल नहीं पता है कि कितने कितने रुपया मिले हैं, लेकिन हमका बस इतना पता है कि अगर इसमें से 5 रुपये घटा दिए जाए, ओए ओए सॉरी, इसमें से 5 रुपये इसके छीना लिए जाए, इसके 10 रुपये इससे छीन लिया जाए, और इससे 15 रुपये छीन लिया जाए, तो इन लोग के तो शेष धनराशि किस अनुपात में होगी, 3:4:5 के अनुपात में होगी, तो बी का हिस्सा बताओ, है ना, यानी बी का यहाँ कितना रुपया मिला रहे, बहुत जल्दी बता देंगे। अच्छा एक बात बताओ, 2430 रुपये बटा था कि नहीं, पहले था, पहले इन लोग के पास 2430 रुपये रहे कि ना रहे, लेकिन जब इन लोग से इतने इतने रुपये ले लिए गए, यानी कितने रुपये ले लिए गए हैं, 15 15 30 रुपये ले लिए गए, यानी यहाँ ये वाले केस में कितने रुपये बचे, यानी 30 रुपये यहाँ पे माइनस करने पड़ेंगे, यानी 2400 रुपये बचा है। बताओ मेरे दोस्त 2400 रुपये बचा है ना, तो यानी इन सभी की वैल्यू 2400 रुपये कुल मिला के ये है ना, इन ये जो रेशियो है 2400 का रेशियो है, यानी 5 4 9 9 3 12, यानी 12 की वैल्यू मेरे दोस्तों कितनी है, 2400 रुपये, ठीक है, यानी कई गुना है 200, यानी 12 1 12, 12 दूनी 200, यानी 1 की वैल्यू है कितनी है 200। हमको यहाँ से बी का गेम पता है ना, बी का बताना है तो बी का निकालेंगे, तो 4 दूना 800 रुपये। कुल कहने का मतलब ये है कि बी से 10 रुपये लेने के बाद उसके पास कितने रुपये बचे, 800 रुपये, यानी 10 रुपये अगर उसके पास पहले 10 रुपये ना लिए जाए तो पहले कितने रुपये थे, 810, बोलो हाँ की ना, है ना दोस्त। तो आंसर इसका मेरे भाई कितना है, 810। इसी तरीके से अगर किसी का भी पूछता तो फटाफट बता लेते, है ना दोस्त। चलिए मेरे भाई आगे चलेंगे, चौथा सवाल। चलो भाई क्या कह रहा है कि गुणनफल में इकाई का अंक क्या है, इकाई का मतलब यूनिट डिजिट बताना है, ठीक है मेरे दोस्त। देखो जब एक सेकंड भाई गाना ना, चलो दोस्तों बैक एंड पे म्यूजिक बजने लगा था इसलिए रोक दिया था। देखो दोस्त
क्या कह रहा है 200 यूनिट डिजिट। एक बात याद रखिए हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स बना लोगे ना सब लोग, हैं क्या, कि अगर किसी की भी हमको यूनिट डिजिट निकालना है तो पावर को 4 से डिवाइड करने पर सेम साइकिल रिपीट करती है। पावर को 4 से डिवाइड करने पर सेम साइकिल रिपीट करती है मेरे प्यारे भाई। जैसे लिखा हुआ है 4 3 8 7 245, तो 4 3 8 7, ठीक है। इसकी पावर को हम अगर 4 से डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 छंग 24, 4 एकम 4 यानी 1। इसका मेरे भाई रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। भाई इसको हम इतनी बार तो स्क्वायर इसका गुणा तो कर नहीं सकते ना मेरे प्यारे भाई। तो एक बात याद रखो, जब भी कभी भी क्या करना पड़ेगा हमको, 4 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या है, दोबारा सेम साइकिल रिपीट करते हैं दोस्त। इधर क्या है, तो अगर इसका हम कह रहे हैं 621, 4 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा भाई, 4 पूरा पूरा कट रहा है, यानी इसको 4 ले लो, है ना, 4 ले लो। अब देखो 7 की पावर 1 यानी 7 आएगा। 1 का कितनी बार कराओ भाई, 1 का कितना भी पावर हो क्या ही फर्क पड़ता है, 1 ही आएगा, यानी 7 एकम 7। सारा गेम यूनिट डिजिट का है भाई, इस पे इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये इस चीज़ को, ठीक है। इनसे हमको कोई मतलब नहीं है, है ना। तो यूनिट डिजिट आप लोग थोड़ा बहुत तो पढ़े हुई हो ना। 7 एकम 7, आंसर कितना आएगा मेरे दोस्त, 7। चलिए आगे चलते हैं। अरे भाई 5वां नंबर सवाल देखो दोस्त। शुभम नहीं श्री शुभम ने 20,000 रुपये की धनराशि से एक व्यवसाय की शुरुआत करी है। एक वर्ष के पश्चात श्री करण भी शुभम के साथ इस व्यवसाय में जुड़ गया। 40,000 रुपये का निवेश के व्यवसाय शुरू होने के 2 वर्ष के बाद 45,000 रुपया मिले हैं। तो बताओ कि हिस्सा बताओ। ठीक है, हिस्सा बता दिया जाएगा। सबसे पहले एक बात समझिए, पार्टनरशिप का सवाल है मेरे दोस्त। काहे का पार्टनरशिप का सवाल है, मतलब साझेदारी। अच्छा, पार्टनरशिप हमेशा 2 बातों पे निर्भर करती है। पार्टनरशिप 2 बातों पे निर्भर करती है कि पहले आपने बताइए कि आपने कैपिटल कितना लगाया है। इकोनॉमी की भाषा में कैपिटल कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल मतलब आपने पूंजी कितनी लगाई है, मतलब व्यापार में कितने रुपए लगाकर आप दोनों लोग व्यापार को चालू कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट और टाइम, और कितने समय के लिए, और कितने समय के लिए, मतलब कितना रुपया लगाया गया है और कितने समय के लिए लगाया गया है, ये दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। यानी प्रॉफिट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मतलब जितना ज़्यादा आप रुपए लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा उस व्यापार में, और जितने ज़्यादा समय के लिए लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। यानी जो दो बातें पे निर्भर करती हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें मतलब प्रोपोर्शनल में है। तो इसका मतलब समझ लीजिए कि प्रॉफिट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट इन टू टाइम। दिस इज़ द फार्मूला, याद रखिए ज़िंदगी भर। क्या है, जब तक एग्जाम नहीं निकलता तब तक तो याद रखो, ठीक है। प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट और टाइम। अच्छा एक बात आप लोग खुद बताओ, जैसे एक आदमी 2,000 रुपये लगा रहा है, एक आदमी 4,000 रुपये लगा रहा है, 1 साल के लिए दोनों लोग लगाए, तो जो 4,000 रुपये लगाई सभी का ज़्यादा रुपये मिली है कि नहीं मिली है कि नहीं, क्योंकि उसने ज़्यादा रुपये लगाया है। सेम कहानी किसके साथ रिपीट होती है, टाइम के साथ। एक आदमी ने 2 महीने के लिए रुपया लगाया, एक आदमी ने 12 महीने के लिए रुपया लगाया। तो जो 12 महीने के लिए जिसने रुपया लगाया है उसको बताओ ज़्यादा पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई, आखिरी में जो 1 साल में या फिर व्यापार धंधा के अंत में जितना भी प्रॉफिट होगा, ठीक है ना दोस्त। तो इस बात को आप बहुत मोटा मोटा समझ लीजिए कि जो हमको प्रॉफिट होगा वो इन्वेस्टमेंट और टाइम के मल्टीप्लाई में होगा मेरे भाई। इतना बात याद रखिए। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिए, हम कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू सॉल्व नहीं करते हैं। सबसे पहले सीधा इसका रेशियो ले लो। जैसे लिखा है श्री शुभम ने, भाई सॉरी 1 सेकंड, बैक विंडो में आवाज़ आ रही है ना, तो उसको थोड़ा आप लोग मैनेज करेंगे। श्री शुभम ने 20,000 रुपये की धनराशि में व्यवसाय शुरुआत करी है। अंत यानी एक तरफ क्या है भैया हमारे, इधर सवाल देखो। मान लो ये है शुभम और फिर क्या है श्रीकरण, ठीक है। अब मान लीजिए शुभम ने 20,000 रुपये की धनराशि के साथ एक व्यवसाय किया है। तो इन देखो भाई, अगर हम इन देखो जैसे इन्होंने कितना रुपया लगाया है 20,000, यानी इनके इन्वेस्टमेंट का अनुपात कितना है, इन्वेस्टमेंट का अनुपात है ये 40,000। सीधा सीधा देखो कट रहा है ना, सीधा काट लो, जब भी कटे तो काट लो, क्योंकि हम लोग रेशियो में ही सॉल्व करना है तो सीधा रेशियो में करो। यानी 1:2, यानी इन्वेस्टमेंट कितना है 1:2, यानी 1 है इसका 2 है। टाइमिंग का देख लो, सॉरी थोड़ा पास, 1 सेकंड भाई रुक जाना। चलिए दोस्त, ठीक है ना। बैक एंड की आवाज़ को थोड़ा सा भाई उसके लिए सॉरी, है ना, बैक एंड में थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ सकती है। 1 इंटू दोस्त, अब देखिए क्या कह रहा, एक मतलब जो श्री शुभम ने थे वो क्या गया 2 वर्ष यानी शुभम के 2 महीने तक लगे रहे हैं। तो यानी 2 साल के लिए, 2 साल का मतलब 24 महीने। और जो हमारे करण जी हैं उन्होंने तो भाई सिर्फ 12 ही महीने लगाया है। यानी इनका रेशियो सीधा सीधा ले लो 2:1, यानी टाइम का अनुपात कितना है 2:1। तो यहाँ 2 लिख दो, यहाँ कितना लिख दीजिए 2, ये 2 है भैया और ये 1। अब इसमें सीधा यानी ये प्रॉफिट का, ये सीधा काहे का निकल रहा है रे, प्रॉफिट का। तो देखो 2 से 2 कट, ओहो 2 से 2 कट रहा है कि नहीं,
तो यानी 1:1, यानी पैसा जो भी बटेगा बराबर बराबर है ना, 50-50 होगा भाई। यानी 1:1 2 की वैल्यू कितनी है, प्रॉफिट हमारा कितना है भाई, 45,000 रुपये है। ठीक है ना, यानी प्रॉफिट आधा आधा कर लो, यानी चाहे जो भी हो 45 आधा आधा, यानी 22×22 यानी 22,500, यानी कितना 22,500 रुपया, यानी 22,500 ऑप्शन में कहाँ है, चलो ठीक है चौथा होगा। ठीक है ना मेरे प्यारे भाई, तो मोटा मोटा आपको समझ में आया कि नहीं आया कि प्रॉफिट और लॉस का सॉरी कि ये पार्टनरशिप में सॉल्व कैसे किए जाते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, देखिए इसकी जो है मैं एक पूरा कॉन्सेप्ट वाली वीडियो बनाऊंगा, पूरा कंप्लीट मतलब पार्टनरशिप बनाऊंगा। ठीक है ना दोस्तों, उसके लिए थोड़ा वेट कर लीजिए। चलिए 6वां नंबर सवाल क्या है, √1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त जब भी सवाल ऐसा है तो हमेशा याद रखिए, जब भी कभी ऐसा सवाल है, ऐसा सवाल बहुत देखने को मिलेगा आपको, एसएससी में देखने को मिलेगा, रेलवे में देखने को मिलेगा, हर जगह देखने को मिलेगा, है ना। और ये हाई स्कूल का सवाल है। इस प्रकार के सवाल को आप लोग क्या करेंगे, इसमें हर का परिमेयकरण करेंगे, रेशनलाइजेशन। जैसे 1 प्लस कॉस थीटा है तो सीधा इधर क्या कर दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, बराबर में क्या आ जाएगा, रूट लिया जाए। एक देखो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार हो गया ना, तो 1 माइनस कॉस थीटा का सीधा सीधा होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या ए ब्रैकेट में ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी, फार्मूला क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई जी समझ पाए कि नहीं समझ पाए, देखो रूट यहाँ से हटेगा तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा कि नहीं दोस्तों। नीचे क्या है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है, बच्चा बच्चा जानता है, सब लोग याद कर लो। ठीक है ना, 1 माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इस स्क्वायर रूट हट जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है ना दोस्तों, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, यानी इधर देखो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा साइन थीटा, एक बार इसके नीचे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो 1 माइनस 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बड़े साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा। छोटी छोटी बातें आप लोग याद रखेंगे। टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अरे ये तो कक्षा 10 की बात है मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं। ऑप्शन कौन सा है, दूसरा ऑप्शन सही है मेरे दोस्त। इस प्रकार के जब भी सवाल है सीधा सीधा परिमीकरण करा दो मेरे दोस्त। ओके चलिए आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, इसका वैल्यू पुटिंग मेथड भी है ना, किसी दिन एक जो है पूरा वैल्यू पुटिंग मेथड पे डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा। तीन फर्नीचरों का वस्तु का औसत मूल्य 16,860 रुपये है, उनके मूल्यों का अनुपात। अच्छा देखो दोस्त, यहाँ पर औसत मूल्य दे रखा है और यहाँ पर क्या दे रखा है, उनका मूल्य दे रखा है। तो सबसे सस्ती वस्तु बताओ, सबसे सस्ती वस्तु कौन सी है, 3, यानी आंसर जो भी होगा 3 का मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल कौन है, 6 5 11 12 13, यानी ये नहीं हो सकता। 3 3 6 7 2 9 ये हो सकता है, 6 2 8 1 9 ये भी हो सकता है, 8 8 16, 6 8 8 16 16 भाई ये भी नहीं हो सकता। ठीक है नहीं, 6 तो ये हो जाए 8 16, यानी 1 7 1 8 ये भी नहीं हो सकता, यानी अरे 2 में फंस गए ना तो भाई सॉल्व करना पड़ेगा। चलो फटाफट सॉल्व करो। देखो दोस्तों ये औसत मूल्य दे रखा है, अगर औसत मूल्य दे रखा है, औसत क्या होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, है ना। यानी अगर किसी 3 चीज़ों का औसत निकालना है तो उसको उस इतनी वस्तुओं से डिवाइड करता है कि नहीं। अगर इन मूल्य अगर इनका निकालना है, 3 फर्नीचरों का मूल्य अगर इनका निकालना है, यानी इन लोग का मूल्य होगा कितना 16,860, है ना, और इंटू 3, ये इनका मूल्य हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और इनके मूल्यों का अनुपात है कितना 7 3 10, 7 3 10 5 15, यानी मूल्य हमारे किताब से कितना है 15 यूनिट, है ना दोस्त। ये यूनिट में चल रहा है 16,860 इंटू 3, 3 5 15, यानी अगर इसके यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे ना तो कितनी आ जाएगी भाई, 5 3 15, 1 5 3 15, 3 5 7 35, 5 दूनी 10, यानी 1 की वैल्यू 3372 रुपये है। तो बताओ सबसे सस्ती वस्तु 3, यानी 3 से गुणा करा दो भाई, 3 2 है ना, 3 दूनी 6, 7 3 21, 7 लगे 2, 3 3 3 9, 2 11 यहाँ से लगा 1 3 9 1 10। ठीक है दोस्त, 10 1 1 6, ये वाला ऑप्शन सही है मेरे प्यारे भाई। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। चलिए आगे सवाल चलते हैं। 7वां सवाल हो गया ना भाई, 8वां सवाल चलो। यदि ए अकेले काम करता है तो उसे ए और बी के कार्य करने की तुलना में कारकों को ए को 4 तरीके देते हैं। यानी देखो जैसे मान लो ए प्लस बी, है ना, ए प्लस बी यानी ए और बी। बात को समझो, ए अकेले काम करता है तो उसे ए प्लस बी के साथ कार्य करने की तुलना में 4 दिन अतिरिक्त लगेंगे। यानी ए प्लस बी अगर मेरे प्यारे भाई x दिन लगा रहे हैं तो ए जो काम करी है तो 4 दिन थोड़ा उसको ज़्यादा लग जाएंगे। तुम खुद सोचो भाई 2 लोग मिलके अगर x दिन लगाएंगे तो ए अकेला काम करेगा तो उसको थोड़े दिन तो ज़्यादा लगेंगे, ऑब्वियस सी बात है। चलिए आगे, बी को पूरा करने के लिए 16 अतिरिक्त दिनों की आवश्यकता होगी यदि ए के साथ संयुक्त रूप से कार्य करने के बजाय अकेले करे। यानी अगर बी वही काम कर रहा है अकेले तो 16 दिन ज़्यादा लगाएगा। कितने दिन ज़्यादा लगाएगा, 16 दिन लगाएगा। मेरे प्यारे भाई
यदि वे इस पर कार्य करते हैं तो उसे पूरा काम करने में कितने दिन लगे। मेरे प्यारे दोस्त इस बात को याद रखिए। इसको एक तो हम कक्षा 10 वाले मेथड से सॉल्व करेंगे कैसे कि ए का एक दिन का काम क्या हो जाएगा 1/x+4, बी के एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1+16 बराबर ए प्लस बी के एक दिन का काम 1/x। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे और पागल हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना है भाई, इसका सीधा सीधा एक शॉर्ट मेथड होता है मेरे प्यारे भाई। जब भी कभी ऐसा पैटर्न आपको देखने को मिले कि ए प्लस बी काम एक्स दिन में करते हैं, ए एक्स प्लस 4 दिन में करता है, बी एक्स प्लस 16 दिन में करता है, यानी एक्स प्लस जो भी दिन में करता है, तो हमेशा एक्स की वैल्यू यानी साथ में काम करने के जो दिन लगेंगे वो इनका जो एक्स्ट्रा वाला है, एक्स्ट्रा कितना है 4 और 16, इनका प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट, इनके प्रोडक्ट मतलब इनका गुणा का स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू सीधा सीधा कितना है 16 64 64 की वैल्यू कितनी होती है 8 मेरे प्यारे भाई। तो अगर वो दोनों लोग मिलकर करें तो भाई काम को कितने दिन में निपटा देंगे 8। 8 का ऑप्शन कहाँ है, नीचे होगा, ठीक है ना, इसके नीचे होगा भाई 8। यही पूछ रहे ना, 2 एक साथ करें तो काम, हाँ 8 दिन लगेंगे, 8 इसका आंसर आएगा। अगर पूछे ए कितने दिन में अकेले करेगा 8 4 12, बी कितने दिन में करेगा 16 8 24, ठीक है ना। तो कुछ भी आंसर बताया जा सकता है, लेकिन मेरे प्यारे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, टाइम एंड वर्क का बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है मेरे प्यारे दोस्त। इस बात को आप लोग याद करके रख लीजिए, है ना। इसका बेसिक थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन शॉर्ट मेथड जस्ट 2 से 10 सेकंड में आप लोग निपटा दो। हमको भाई देखो समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी सवाल को करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे दोस्त। चलिए भाई आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई। लेकिन इस सवाल को आप लोग याद करके क्या इस टाइप को याद रख लीजिए, है ना, बहुत तगड़ा सवाल है। चलिए, सुमन 40 किलोग्राम गेहूं को 12.5 के हिसाब से और 30 किलोग्राम गेहूं को 14 रुपये की दर के हिसाब से खरीदती है, तो पूरे मिश्रण को 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस दर से बेचना चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो दोस्त 5% का लाभ प्राप्त करना, यानी 5% का मतलब क्या होता है 1/20, 1/20 है ना दोस्त, 1/20 यानी 20 का माल 21 में बेचना है, ठीक है ना। 20 का माल 21 में बेचना है, यानी 21 में लुका होता है 3, 3 का मल्टीपल होगा आंसर जो भी होगा 8 1 9 4, यानी यूँ नहीं हो सकता है 8 1 9 10 11 12 ये हो सकता है, 8 1 9 2 11 ये नहीं हो सकता है, 8 1 9 10 ये भी नहीं हो सकता, यानी आंसर यही हो सकता है। लेकिन फिर भी एक बार हम चेक कर लेते हैं, ठीक है दोस्त, है ना। हो सकता है कट वट जाए तो गड़बड़ा जाए, फिर मैटर है। सुमन 40 किलोग्राम, अच्छा देखो दोस्त ऊपर क्या, देखो इसको मैं वेटेड डिफरेंस से सॉल्व करूँगा, ठीक है दोस्त। जैसे 40 किलोग्राम गेहूँ है और 30 किलोग्राम गेहूँ, अगर सीधा सीधा रेशियो लोगे दोस्तों कितना आ जाएगा 4:3, ठीक है। कितना हिसाब से 12.5 के हिसाब से है, 12.5 रुपया, और इधर कितना है 14 रुपये, 14 किलोग्राम 14 रुपये के हिसाब से है। तो इनका ओवरऑल भाई कितना निकल जाएगा 12.5 चक्कों के बच्चों को 48 50, है ना, कितना आएगा दोस्त 50 प्लस 14 42 है ना दोस्त, फटाफट किया करो 14 42 तो कितना आएगा 92 दोस्त, कितना आ गया यानी। और हाँ इसको डिवाइड कैसे कराना है 4 3 7, ये 4 3 7 यानी ये जो है मतलब मिक्स करके जब बेचा जाएगा तो उसका ये क्या है मेरे दोस्त, उस मतलब मिक्स करके अगर कोई वो चीज़ जो अगर इन दोनों चीज़ों को मिला दिया जाए तो मिश्रण का ये कुल मिला के प्राइस है, ठीक है दोस्त। तो कितना जाएगा 92/7, यानी ये सीपी है कि नहीं, ये मिश्रण का सीपी है, लेकिन हमको इस पर 5% का लाभ कमाना है ना। 7/92 यानी हमको अगर 5% का लाभ कमाना है, यानी 20 की चीज़ हमको कितने बेचनी है 21 में बेचनी है, तो 7 तरीके की आ जाएगी कि नहीं आ जाएगा, है ना। काटो भाई 2 से काटो, 2 चक्को 8 2 छंग 12, 46 दिया कितना होगा 4 3 12 120, 36 18, 120 में 18 जोड़ी 138 है दोस्त, नहीं 4 3 12 120 36 18 है ना, तो कितना है 138 और नीचे 10 बचा है तो 13.8 आंसर मेरे प्यारे भाई कितना आ रहा 13.8 है ना। सही तो रहा है यार दोस्तों, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये वेटेड डिफरेंस आप लोग इसका देखो भाई, इसकी भी एक वीडियो बनाऊंगा। देखो भाई कॉन्सेप्ट तो थोड़ा सा यार जो जितने भी हमको इंपॉर्टेंट लगेंगे उसकी मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है मेरे दोस्त। लेकिन आप लोग जुड़े रहिए भाई, जुड़े रहोगे ना सारे सवाल निपटा के आओगे, इतना याद रख लो आप लोग, ठीक है दोस्त। चलिए जल्दी करते हैं आगे, चलो समय न व्यतीत करो। एक वर्ग का परिमाप, परिमाप का मतलब पेरीमीटर, ठीक है कि नहीं। एक वर्ग का परिमाप क्या है जिसका क्षेत्र, अच्छा बहुत से बच्चे यार परिमाप याद करा जाती है, परिमाप याद ना क्या करो। परिमाप का मतलब होता है यार वो जैसे कोई मान लो ये है एक परिमाप का हो, यानी इन तीनों का जोड़ दो, बाउंड्री का योगफल होता है, ठीक है नहीं, कि बाउंड्री बनाने में कितना फेंस लगा हुआ है, कितना तार लगा हुआ है, वही परिमाप होता है। जैसे मान लीजिए एक कोई हम लोग कोई फर्जी का एक हम ऐसे मान लो ये बना दी, ये मान लीजिए ये हम एक कोई वो बना दिया, ठीक है, एक कोई फिगर बना दिया, ये थोड़ा सा लंबा लंबा कर लेते हैं,
फिर परिमाप निकालने में नानी याद आ जाएगी। ठीक है दोस्त, तो अगर इसका परिमाप निकालना है तो इसकी सारी भैया जो ये एरिया घेरने में जितना तार लगा हुई है कि नहीं लगा हुई है, तो उस तार की लंबाई को ही परिमाप कहा जाता है। तो परिमाप में ज़्यादा परेशान ना हुआ करो। एक वर्ग का परिमाप, परिमाप क्या है, परिमाप बताना, यानी वर्ग की 4 भुजाएं होती हैं दोस्तों, चारों भुजाएं बराबर होती है तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, 4 × a। इसका क्षेत्रफल कितना है, 2√2 त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के समान है। तो भाई अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हुई, πr²/2 है कि नहीं। और जिसका क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल जो है अर्धवृत्त, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, लेकिन अर्धवृत्त की त्रिज्या है कितनी, 2√2 है ना। तो π/2, 2√2 का स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8। बताओ दोस्तों, ए स्क्वायर यहाँ से इसका कटो, 2 चक्को 8। ठीक है, यानी ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 2 अंडर रूट में पाई, 2 अंडर रूट में पाई, यानी भुजा की वैल्यू कितनी आएगी, 2 अंडर रूट में पाई। हमको क्या निकालना है, परिमाप, परिमाप निकालना है। तो 4 × a यानी कितना आएगा, 4 दूनी 8 अंडर पाई, ओ भी अंडर रूट के अंदर। आंसर कितना आएगा, 8 अंडर रूट के अंदर पाई मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, दिस इज द आंसर। और 10 के 10 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं मेरे प्यारे भाई। आप सभी लोग एक सेकंड, एक सवाल को छाऊ करा रहे हैं। चलो ठीक है भाई, आज इतने ही रखो यार, कहीं वीडियो कट गया, दूसरा सवाल लाइक चक्कर में तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप सभी को नमस्कार। सब लोग अच्छे से सवाल सॉल्व करें, ठीक है ना। लगातार मेरे प्यारे भाई जुड़े रहो। कुछ गड़बड़ लग रही शेयर बता दो कमेंट में, है ना। मतलब कि यार मतलब कुछ भी बता दो कि भाई पढ़ाने का तरीका नहीं सही है, या फिर थोड़ा जल्दी पढ़ा रहे हो या थोड़ा धीरे पढ़ा रहे हो। सुधार मैं करना चाहूँगा, है ना, क्योंकि अभी मैं तो सुधार करने की कोशिश करूँगा। आप कुछ भी मतलब हमको एक राय बता सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाई। और मैं लगातार अपना बेस्ट एफर्ट देने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप लोग लगातार बने रहिए। लाइक कर दो, ठीक है। और अगर अच्छा लग रहा है तो 1-2 लोग का वो शेयर कर दो, ठीक है मेरे भाई। आप सभी लोग को धन्यवाद, ठीक है ना। चलिए ओके भाई, जय हिंद मेरे प्यारे भाई।